यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2। इसमें हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहली वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है मेथड स्टडी, फोर्थ मोशन स्टडी, फिफ्थ टाइम स्टडी, सिक्स्थ फटीग स्टडी एंड सेवेंथ इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इन टेक्निक्स के बारे में आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो चलते हैं अपनी पहली टेक्निक्स की तरफ, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने ये कहा है कि हमें प्रत्येक फैक्ट्री को दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहिए। वो दो डिपार्टमेंट कौन से हैं? पहला डिपार्टमेंट होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मीन्स दो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट एक फैक्ट्री में होने चाहिए। एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग का काम होना चाहिए सिर्फ, दूसरे में प्रोडक्शन का काम होना चाहिए। हर बंदा प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड बंदा अपॉइंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी एक बंदा सारी क्वालिटी धारण नहीं कर सकता, या ये कहे किसी एक बंदे के पास में सारी क्वालिटी नहीं होती, किसी एक फोरमैन के पास में सारी क्वालिटी नहीं होती कि वो प्लानिंग भी कर देगा या प्रोडक्शन भी कर देगा। मीन्स everyone have different quality, specialized quality. We have to utilize that in a proper way. So हमारे जो फैक्ट्री है उसको दो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया टेलर ने, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट तो दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चार स्पेशलाइज्ड बंदे प्लानिंग डिपार्टमेंट में डाल दिए और चार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिए। इन्हें डालने के पीछे जो टेलर का उद्देश्य था वो था कि स्पेशलाइजेशन लाना एक संस्था के अंदर। क्या लाना? स्पेशलाइजेशन। चलते हैं इसके डायग्राम पे। अब इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार है। अब सबसे टॉप में कौन होगा? फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे दो डिपार्टमेंट है या दो इंचार्ज हो गए, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। मीन्स दो डिपार्टमेंट हो गए, एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? प्लानिंग डिपार्टमेंट में चार स्पेशलाइज्ड बंदे हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी चार स्पेशलाइज्ड बंदे होंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो सबसे पहला स्पेशलाइज्ड बंदा है, जो इन चारों बंदों का काम क्या है? इन चारों बंदों का काम है सिर्फ प्लानिंग करना। क्या है? प्लानिंग करना। और इन चार बंदों का काम है एग्जीक्यूशन करना। अंडरस्टूड? अब जो ये चार बंदे हैं ये क्या करते हैं? इनमें सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो क्लर्क है, ये जो बंदा है फोरमैन, इसका सिर्फ काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइंस देना। किसको? लेबर को, कि आप इस पर्टिकुलर जॉब को इस तरीके से कीजिए। नेक्स्ट है रूट क्लर्क। रूट मतलब रास्ता, ये रास्ता दिखाता है। मीन्स स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मीन्स किसी भी जॉब को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस होता है उनका। ये कौन बताता है? ये बताता है रूट क्लर्क। नेक्स्ट है अपना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये बंदा फिक्स करता है टाइम कि इस जॉब को करने के लिए इतना टाइम लगता है। अंडरस्टूड? मीन्स किसी भी कार्य को करने में ये इतना टाइम लगता है। इस टाइम को कौन फिक्स करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और प्रत्येक जॉब की कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर यही करता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनेरियन। नाम से क्लियर है, इसका काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। मीन्स जितना भी जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है उसको सिस्टमेटिक वे में कराना, ऑर्डर वे में कराना, परफेक्ट वे में कराना किसका काम है? डिसिप्लिनेरियन का काम है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहला बंदा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम है कि जितना भी कार्य हो रहा है वो समय से पूरा हो। किससे पूरा हो? समय से। मीन्स उसकी स्पीड बनी रहे। भाई टाइम वाले का काम था टाइम फिक्स करना। अब उस टाइम जो फिक्स किया है टाइम क्लर्क ने, उस पर अमल कराना किसका काम है? स्पीड बॉस का। मीन्स प्लानिंग तो कर दी टाइम क्लर्क ने, टाइम फिक्स कर दिया किसी भी जॉब को करने का।
अब इस टाइम को एग्जीक्यूट करना किसका काम है? स्पीड बॉस का। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग मतलब जो गैंग को संभालता हो। गैंग को कैसे संभालेगा? मीन्स जो रिसोर्सिस को संभालता हो। और रिसोर्सिस कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। मीन्स गैंग बॉस का काम होता है उन सभी टूल्स, मशीनरीज और रिसोर्सिस को अरेंज करना जो हमें डेली रूटीन्स की जॉब में चाहिए होते हैं विदाउट एनी डिले। समय से सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स और रिसोर्सिस को क्या करना? अवेलेबल रखना। किसकी जिम्मेदारी है? गैंग बॉस की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस नाम से ही क्लियर है, इसकी जिम्मेदारी है जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली वेल कंडीशन में काम करे। कोई भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खराब ना हो, वे प्रॉपरली वेल कंडीशन में हो, वर्किंग कंडीशन में हो। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। एज यू नो इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी चेक करना, कंट्रोल करना। मीन्स इंस्पेक्टर क्या करता है? ये आउटपुट की क्वालिटी चेक करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट टेक्निक पर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या है? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे टेलर ऑलवेज फोकस करते थे कि जितना भी काम हमारी संस्था में हो वो सारा स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो स्टैंडर्ड का सिलेक्शन ऑफ टूल्स क्यों ना हो, इक्विपमेंट्स क्यों ना हो। मीन्स अगर हमारी कंपनी में टूल्स यूज हो गए वो भी स्टैंडर्ड के हो गए, इक्विपमेंट्स भी स्टैंडर्ड के यूज हो गए, मशीन भी स्टैंडर्ड की यूज होगी, तभी हमें मैक्सिमम और स्टैंडर्ड आउटपुट मिल पाएगा। सिंप्लीफिकेशन से तात्पर्य टेलर साहब का यहाँ इसमें है कि हमें काम को सिंपल बनाना है। सिंपल कब बनेगा? जब हमें अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी वैरायटी को, अननेसेसरी के साइज को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? मीन्स किसी कंपनी में कोई फालतू का प्रोडक्ट बिक रहा है और उसकी सेल नहीं है, मीन्स उसका प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी सेल नहीं है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम उसमें अननेसेसरी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उनको हटाना किसका गाइडलाइंस थी? टेलर की गाइडलाइंस थी। और किसके अंदर? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर। मीन्स कार्य को सिंपल बनाना, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इसका उद्देश्य था। इसका जो मेन मोटिव था वो था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडरस्टूड। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एक बार मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहला था कि कार्य को, प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस करना और कार्य को सिंपल बनाना। दूसरा, स्टैंडर्ड टूल एंड इक्विपमेंट्स यूज करना सो दैट स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार हो सके। और सिलेक्शन स्टैंडर्ड का करना, किसका? मैन एंड मशीन का भी। मीन्स मशीन भी स्टैंडर्ड की खरीदना, साथ में जब सिलेक्शन करे अपने एम्प्लॉयज़ का तो वो बंदा भी स्टैंडर्ड का ही सिलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में मेथड डिसाइड करना, मीन्स किस मेथड से हमें अपने कंपनी में काम कराना है, वो सब किसके अंदर होता है? वो सब होता है मेथड स्टडी के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब to maximize efficiency in the use of resources, to reduce cost of production and to maximize quality and satisfaction of the customer। मेथड स्टडी का उद्देश्य होता है कि किसी भी जॉब को बेस्ट तरीके से करना और अच्छे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना और कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन को करना, सो दैट हमारे कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सके और हमारा कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई हो सके। ये हमारा मेथड स्टडी का उद्देश्य था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेथड स्टडी का जो उद्देश्य थे किसी भी कार्य को बेस्ट तरीके से करना और जो हमारा प्रोडक्शन का मेथड है वो ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम क्वालिटी मिले और सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर भी ज़्यादा हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या था? मोशन एज यू नो नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोशन मतलब मूवमेंट्स। अब हमारी कंपनी में बहुत तरह का कार्य किया जाता है, एक फैक्ट्री में बहुत तरह का कार्य किया जाता है। उन मूवमेंट्स को वॉच आउट करना, उन पे नज़र बनाए रखना,
मीन्स उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना, एक प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, ये अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब जो फायदेमंद है, जिसमें कुछ ना कुछ कंपनी के लिए हो रहा है। अनप्रोडक्टिव मतलब जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसमें बेवजह का एफर्ट्स वेस्ट हो रहा है। तो इसका जो उद्देश्य था मोशन स्टडी का, वो उद्देश्य था प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में डिफ्रेंशिएट करना और अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना, हटाना, और उन टूल्स और इक्विपमेंट्स का डिज़ाइन करना जिससे हमारी कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अंडरस्टूड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने देखा कि हमारा एक वर्कर बार बार बेंड हो रहा है नीचे से टूल्स उठाने के लिए, मीन्स वो किसी टेबल पे काम कर रहे हैं, उसका टूल बॉक्स बिलो द टेबल रखा हुआ है, तो वो बार बार बेंड होता है उस टूल को उठाने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, जिससे टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है और वो बंदा टायर्ड भी फील कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी प्रभावित हो रहा है। तो हमारे फ्यूल ने क्या किया, मोशन स्टडी में ये फाइंड आउट किया कि ये टेबल के नीचे जो टूल बॉक्स है, अगर ये इस टेबल पर ही आ जाए या इस टेबल के जस्ट बराबर में आ जाए तो बंदे को, वर्कर्स को बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा, उससे वो टायर्ड भी फील नहीं करेगा और काम अच्छे से कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम बचेगा और उसके एफर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो ये हमारे स्टडी की गई थी किसके अंदर, मोशन स्टडी के अंदर। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी नाम से क्लियर है, जिसके अंदर हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। किस चीज़ का, किसी भी जॉब का स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट किया जाता है किसी भी जॉब का। फॉर एग्जांपल ये टाइम फाइंड आउट करना कि एक शूज़ को बनाने में कितना समय लगता है, इस टाइम को फाइंड आउट किया जाता है टाइम स्टडी में। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। किसकी हेल्प से, स्टॉप वॉच की हेल्प से। जब वो जूता बनाना स्टार्ट किया जाता है और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, प्रॉपरली तैयार बनकर नहीं हो जाता, उस टाइम को नोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है, एक तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पता लग जाता है कि एक जूते को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, मीन्स किसी भी जॉब को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। फिर उस स्टैंडर्ड टाइम के बेस पर हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा एफिशिएंट है, कौन सा इनएफिशिएंट है। जो डेली उस टारगेट को अचीव कर रहा है या उससे ज़्यादा अचीव कर रहा है वो एफिशिएंट वर्कर है, जो नहीं अचीव कर रहे हैं वो इनएफिशिएंट वर्कर है। अंडरस्टूड। सो टाइम स्टडी का मेन जो रीज़न होता है, फोकस होता है, वो होता है टाइम फाइंड आउट करना, क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाता है कि डेली जितना प्रोडक्शन हमें कराना है, उस प्रोडक्शन को कराने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी और उन वर्कर्स के लिए क्या क्या इंसेंटिव स्कीम हमें निकालनी पड़ेगी और कितनी कॉस्ट हमें लेबर की पड़ेगी। ये सब डिसीजन लेने में हमें टाइम स्टडी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब एक बंदा काम करके थक जाता है। एज यू नो, जब वर्कर काम पे लगा होता है तो वो अपने 8 घंटे की जॉब पर कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद में वो बंदा टायर्ड फील करता है। टायर्ड फील करने का मतलब हमें उसे रेस्ट देना चाहिए। तो फटीग स्टडी में यही रिसर्च किया गया है कि एक वर्कर को इंटरवल जरूर मिलना चाहिए। फटीग स्टडी में ये डिसीजन लिया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल होगा वो कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना होगा, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने होंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो रेस्ट इंटरवल, जो हम रेस्ट देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, वो कितनी देर बाद देंगे, कितना ड्यूरेशन का देंगे, मतलब 15 मिनट का रेस्ट देंगे, 20 मिनट का रेस्ट देंगे। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक 8 घंटे की ड्यूटी में हम उसे कितनी बार रेस्ट देंगे, 3 बार, 2 बार। अंडरस्टूड। रेस्ट देना जरूरी है बंदे को फ्रेश फील कराने के लिए, अपनी थकान मिटाकर एक नई एनर्जी के साथ जॉब में बनाए रखने के लिए। तो फटीग स्टडी का जो मेन मोटिव था वो था रेस्ट इंटरवल डिसाइड करना, उसकी रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और उसका ड्यूरेशन। ये सब डिसीजन लिया जाता है किसमें, फटीग स्टडी में। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम में मेन मोटिव था एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिफ्रेंशिएट करना,
मीन्स दो तरह के वर्कर डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर कैसे पता लगेगा, इसमें बंदे की जो वेजेस है वो अलग अलग होती है। एफिशिएंट की वेजेस अलग होगी, इनएफिशिएंट की अलग होगी। एफिशिएंट वर्कर्स की वेजेस मान लिया 100 रुपये पर पीस होगी, तो इनएफिशिएंट की होगी 80 रुपीज़ पर पीस। एक बंदे को एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट में वर्कर्स लगे हुए हैं, मतलब जूते बनाने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, उन सबको टारगेट दे दिया गया कि आपको एक दिन में 10 जूते बनाने हैं। जो बंदा 10 जूते बनाएगा उसे 100 रुपये मिलेंगे। जो बंदा 10 से ज़्यादा बनाएगा उसे 120 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। जो बंदा 10 से कम बनाएगा उसे 80 रुपीज़ के हिसाब से 8 रुपीज़ के हिसाब से मिलेंगे।